नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी सोशल साइंस की मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण सिलेबस को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कराने वाला हूं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। एकमात्र ऐसी वीडियो जिसमें संपूर्ण सिलेबस के हर टॉपिक को निचोड़ा गया है, इसलिए यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था राजनैतिक और सैनिक कार्य, राजनैतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनैतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजनैतिक और सैनिक कार्य का कार्यभार किसके पास में था? सूबेदार। सूबेदार का काम क्या था? राजनैतिक मामले और सैनिक मामलों को संभालने का। किसके अनुसार? अकबरनामा के अनुसार। अकबरनामा एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है। इसका राइटर कौन है? इसका लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने इस ग्रंथ को लिखा था। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर का दरबारी लेखक या कवि था और ये अकबर का मित्र भी था, करीबी मित्र था अबुल फजल। इसने ही अकबरनामा ग्रंथ को लिखा था। अकबरनामा ग्रंथ के बारे में आपको बताना चाहूंगा जहां से परीक्षा में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकबरनामा के 3 पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट में है किताब डिवाइड की गई है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले पार्ट में अकबर के पूर्वज का वर्णन किया गया है। पहले पार्ट में अकबर का पूर्वज का वर्णन किया गया है। दूसरे पार्ट में अकबर की शासन की घटनाएं, शासन काल का वर्णन आता है दूसरे पार्ट में। वहीं तीसरा जो पार्ट है जिसको आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, तीसरे पार्ट को आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। आईने अकबरी के अंतर्गत पद, वेतन, सैनिक रख रखाव, सांख्यिकी, दर्शन जैसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। फसलों के ब्यौरे भी इसी के अंतर्गत आते हैं, आईने अकबरी के अंतर्गत। यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण निचोड़ बता दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, कश्मीर के बकरवाल, कुल्लू के गद्दी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के बकरवाल, जो कि 19वीं सदी के दौरान ये क्या थे? ये एक प्रकार के आदिवासी समूह थे जो कि मुख्य तौर पर बकरियों को पालने का काम यहाँ पर करते थे, कश्मीर के बकरवाल। क्वेश्चन नंबर 3, सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए। घासीदास, पेरियार, ड्रेजियो, अंबेडकर। इनका यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है, मैच करना है आपको। मैंने आपको बताया था आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पेरियार ने की थी। किसने? ईबी रामास्वामी पेरियार ने आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है ना, स्वाभिमान पाने के लिए इन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की थी। वहीं अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, जाति पूर्वाग्रह को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से। गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन को चलाया था। किसने? गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन को चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक डेरोजियो था। ठीक है ना, डेरोजियो एक अध्यापक, ये अध्यापक थे, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा, ए का यहाँ पर थर्ड के साथ और यहाँ पर बी का फर्स्ट के साथ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन बी, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन करें। ए सही है किंतु बी गलत है, ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए गलत है किंतु बी सही है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना चाहूंगा, दोनों ही कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा भारत में पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है पटने,
पटनेपुरा स्थल, वहां वहां पर किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से? महाराष्ट्र के पटने से। वही बात यहाँ पर दूसरे कथन यानी कि स्टेटमेंट में कही गई है, इसलिए आपके दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर NSCERT के अनुसार आप लोग देख सकते हो, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है NSCERT की, है ना। यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप लोग कर ही दो, और अपने 5 से 6 मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की बात कही गई है? वेतन की समानता यानी कि सैलरी की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता या प्रतिष्ठा की समानता? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा की समानता की बात कही गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है ना। किस प्रकार की समानता? प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा की समानता की बात यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में यहाँ से पूछा है? नगर निगम के बारे में। वार्ड कमिश्नर आयुक्त का पद निर्वाचित होता है। वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसिलर पार्षद करते हैं। वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। पार्षद कैसा सदस्य होता है? निर्वाचित सदस्य होता है नगर निगम में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को खाली जगह ... उपलब्ध कराए। सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण, कानूनी सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धार्मिक उपासनाओं की जगहों पर प्रवेश। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानूनी सहायता, है ना। कानूनी सहायता यानी कि जो कानून की जो प्रणाली है उसके बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 39A में। ठीक है ना। 39A में बताया जाता है कानून प्रणाली के बारे में, कानूनी सहायता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से अभिप्राय क्या है? मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से मतलब क्या होता है? मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा। मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना है। एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है। मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। मीडिया द्वारा ऐसे मुद्दों को चिन्हित करना, ठीक है ना, और उनको जनता तक पहुंचा देना ही एजेंडा तैयार करने का मतलब होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है आईने अकबरी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। ठीक है ना। यह अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। बिल्कुल गलत। मैंने आपको क्या बताया था? अकबरनामा तीसरा भाग है। कि कौन सा भाग है? तीसरा है। यहाँ पर दूसरा दिया गया है इसलिए गलत है। यह अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण देती है। नहीं, घटनाओं का विवरण तो दूसरा पार्ट देता है। कौन सा? दूसरा वाला पार्ट देता है, ना कि आईने अकबरी देता है। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। करेक्ट हो जाएगा। यह बहुत सारी चीजों का सांख्यिकी विवरण देती है। करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब माना जाएगा। ठीक है ना। तो आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। इसको लिखा किसने है? अबुल फजल ने इसको लिखा। किसने? अबुल फजल ने लिखा, जो कि अकबर का दरबारी करीबी मित्र था और लेखक भी था।
यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 पार्ट में है, डिवाइड किया गया है। पहले में पूर्वज का वर्णन आता है, पूर्वज। दूसरे में इसकी शासन की जो घटनाओं का विवरण है वो दूसरे में आता है, शासन की घटनाएं। तीसरे को बोलते हैं आईने अकबरी, जहां से मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, आईने अकबरी। आईने अकबरी में पद, वेतन, सैनिक रख रखाव, सारी की सारी चीजें आपके आईने अकबरी में ही आ जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। किसका विरोध किया था? सभी प्रकार के कर्म कांडों का, जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर हर चीज बताता हूँ एसएसटी में, खास तौर पर एसएसटी में। तो यहाँ पर मेरे को अनुभव हो चुका है, अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2024-25 जो पूछे जाएंगे आगे के, वो मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन हर बार यानी कि रिपीट होते रहते हैं, वही आते रहते हैं। बदलाव क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव होगा या थोड़े बहुत स्टेटमेंट में इधर उधर का आपके जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। कंटेंट तो वही रहेगा, कंटेंट आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके सिलेबस में बताया गया है। तो मैं कंटेंट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर हर चीजें जो आपको बताता हूँ वो आपकी कंटेंट के हिसाब से ही बताता हूँ। इसलिए आप सभी लोगों के लिए जितनी भी क्लास में अंत तक आपके एग्जाम तक कराऊंगा, सभी क्लास को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और समझते रहना है। आपको यहाँ पर एसएसटी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी चीजों को आपको यहाँ पर समझा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया था। बिल्कुल विरोध किया था महाराष्ट्र के संत कवियों ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में, है ना। 1200 से लेकर के 1300 के बीच में महाराष्ट्र में जो प्रमुख संत हुए थे उन्होंने विरोध किया था। सभी प्रकार के कर्म कांडों का विरोध किया था, जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का भी विरोध किया था, परिवार के साथ रहने का विचार का इन्होंने नहीं विरोध किया था, ठीक है ना। इन्होंने सन्यासी बनने का भी विरोध किया था कि कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो उसका भी इन संतों ने विरोध किया था। तो यहाँ पर सी वाला आपका गलत है, बाकी ए और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर माना जाएगा, ए और बी। यहाँ पर मैंने NSCERT को भी लगाया है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। जो सन्यास का विचार था उसको भी इन लोगों ने ठुकरा दिया था। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट देने में होती है ना। तो ये जो लाइनें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, मेरा यहाँ पर विश्वास आप लोग करो, इन लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? एक बात आपको यहाँ पर बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। वहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसी बात बता दूंगा जिससे कि आपका कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर लोगे। यहाँ पर केरल की बात करी गई है, केरल में विविधता पाई जाती है। केरल आपका एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विविधता पाई जाती है, सभी धर्म के लोग केरल में पाए जाते हैं, मुस्लिम भी, बौद्ध भी, है ना, और आपके हिंदू भी, ये सभी लोग पाए जाते हैं केरल में ही। केरल को विविधता वाले राज्य के नाम से भी जानते हैं। केरल में मसाले भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो 700 साल पहले क्या हुआ था, मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में एक व्यक्ति ने लिखा था, उस व्यक्ति का नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। यहाँ पर बता देता हूँ आपको अधिक जानकारी के लिए, रिहला। इब्न बतूता की बुक कौन सी है? रिहला है इब्न बतूता की बुक। एग्जाम में TGT PGT अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की ये बात है जो कि आगे क्लास 12th हिस्ट्री में बात बताई जाती है, ये वाली इब्न बतूता की, है ना, और आपके अल-बरूनी की, है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ, शायद आपके बाद में काम आ जाएं अन्य परीक्षाओं में, ठीक है ना।
तो याद रखना इब्न बतूता आया था 700 साल पहले, केरल राज्य में आया था। इसने मुस्लिम जाति वाले लोगों के बारे में लिखा था। वास्को डी गामा भी केरल में आया था, ये आया था 1498 में, है ना। वास्को डी गामा पहली बार आया था केरल में। और संत थॉमस था, यहाँ पर लिखना चाहूँगा सेंट थॉमस लिख दूँ, ठीक है ना, सेंट थॉमस। जो सेंट थॉमस था ये ईसाई धर्म लाने का श्रेय लाया, मतलब कि ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? सेंट थॉमस को जाता है। ये भी केरल में ही सबसे पहले आया था। तो केरल से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इब्न बतूता वाला यहाँ पर पूछा ही गया है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपको यहाँ पर बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है, केरल में सबसे पहले कौन आया था? अरबी लोग आए थे और यहूदी लोग आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अरबी यहूदी आए थे, उसी के साथ एक संत थॉमस आया था, जिसको ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता की मैंने अभी आपको बात बताई, जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। और उसने क्या किया? यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत है, मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर बड़ी इज्जत है। किसने कहा? तो इब्न बतूता ने कहा था, ठीक है ना। इब्न बतूता ने कहा था। केरल की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको बताया। आगे की चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे थे 1498 में। भारत की समुद्री यात्रा की खोज करने का श्रेय इसी को ही जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर यहूदी लोग, इस्लामिक लोग, ईसाई लोग, हिंदू लोग और बौद्ध धर्म के सभी लोग पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर केरल में विविधता वाले राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया है NACERT के अनुसार। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का प्रयोग करते थे, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द की इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? केरल की उपजाऊ जमीन है। केरल कैसा क्षेत्र उपजाऊ है? तो यहाँ पर चावल की खेती अच्छी होती है। अधिकतर लोग मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। मछली भी यहाँ पर लोग अधिक से अधिक खाते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए? केवल मैप, ओनली मैप, केवल समय रेखाएं, मानचित्र एवं समय रेखाएं, ग्लोब एंड मानचित्र। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मानचित्र एवं समय रेखाएं, जो कि समय और स्थान को बताने में सहायक होती हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ चुका है 13। उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। गुरु के पास बैठना। गुरु के पास बैठना मतलब होता है उपनिषद का ऋग्वैदिक काल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। गुरु के पास में बैठना। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है उपनिषद। करेक्ट दिया गया है। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। करेक्ट हो जाएगा। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तीनों ही इस क्वेश्चन के राइट स्टेटमेंट दिए गए हैं। A, B और C सही हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग समझेंगे, जो कि एक प्रकार से पेडागोजी का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और सिंपल तौर पे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। परंपरागत स्रोत का मतलब होता है अनवीकरण। अनवीकरण जो कि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो आपके अनवीकरण होते हैं। अनवीकरण के अंतर्गत प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, खनिज तेल को भी शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात करी गई है प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या? उपयोगी पक्ष क्या होगा? ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। बिल्कुल होती है। करेक्ट हो जाएगा। ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ होती है। बिल्कुल स्वच्छ होती है, साफ सुथरी होती है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी चीज
हमारे क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में या पूरी दुनिया में समान रूप से वितरित नहीं होती है। जैसे कोयला है, कोयला आपके झारखंड बंगाल वाले इलाकों में पाया जाता है, पठार पे पाया जाता है। आप कहोगे कि गंगा घाटी के नीचे पाया जाए तो वहां पर थोड़ी ना मिलेगा आपको कोयला। कोयला आपके कुछ ही स्थानों पर मिलता है, ना कि सभी जगहों पर मिलता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा है पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है, नहीं, कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो ये समान रूप से वितरण कैसे हुआ, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका सी वाला। जिन जिन ऑप्शन में होगा उसको सबसे पहले हटाओगे, बचेगा आपका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि यह महिला को दर्शाता है। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हों की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। हड्डियों की संरचना, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाती है। साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि यह पुरुष को दर्शाते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, है ना, बताया होगा, शायद आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हो कि सर आपने बताया था, कंकाल के बारे में बताया था, कंकाल के अध्ययन के बारे में बताया था कि महिला का कंकाल कैसे पता करना है, पुरुष का कंकाल कैसे पता करना है, बच्ची या बच्चों का कंकाल कैसे पता करना है ना, दफनाए गए कंकाल को कैसे पता करना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप लोग लगातार वीडियो देखते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर बताओगी, कंकाल के बारे में सर आपने बताया था, कंकाल के बारे में सर आपने बताया था। ये आप लिख कर के बता सकते हो, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे जो हैं वो रेगुलर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, इतिहासकार क्या देख कर बताते हैं कि ये महिला का है या ये पुरुष का है। तो मैंने आपको बताया था ना, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। बड़े कूल्हे की जो हड्डी होती है वो महिला को दर्शाती है, क्योंकि महिला जो गर्भवती होती है ना, वो एक बच्चे को जन्म देती है। क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है महिला। ठीक है ना। उसका जो कमर वाला क्षेत्र होता है, जो कूल्हा होता है, वो पुरुष की अपेक्षा उसका चौड़ा हो जाता है। क्या होता है, चौड़ा हो जाता है वो क्षेत्र, है ना। तो इस कारण इतिहासकार अनुमान लगा करके कहते हैं कि जो महिला की जो कमर का क्षेत्र है वो चौड़ा हो जाता है पुरुषों की तुलना में। इस आधार पर वो पता कर सकते हैं कि महिला का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है। इसलिए राइट जवाब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 2 से 3 बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है विवाद उत्पन्न होते क्योंकि इतिहास स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। यहाँ पर पहला वाला तो हर हालत में गलत होगा, दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विवादास्पद मुद्दों से पढ़ाने से बचना चाहिए। टीचर को कभी भी बचना नहीं चाहिए, बल्कि मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए ऐसे मुद्दों को, बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए गलत है। विवाद उत्पन्न हो सकते हैं इतिहास में, स्रोत अपने आप बोलते थोड़ी ना है, उनको यूज करना पड़ता है, उनको अप्रोच अपनानी पड़ती है, किस प्रकार से इनको यूज में लाएंगे। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए गलत है किंतु बी सही है। सेकेंड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं। किससे उत्पन्न हुई हैं, ब्राह्मी, बांग्ला, तमिल, देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि से ही ज्यादातर भारत की लिपियां जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1838 में इसने सबसे पहले अशोक की जो आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी, उन्हीं को इसने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम कर सकती हैं और वहां होना चाहिए शिशु सदन, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, महिला अध्यक्ष या यातायात। तो क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में ये एक बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन नया बिल्कुल लग रहा होगा, लेकिन घबराओ मत, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना।
सरकार ने एक कानून बनाया है महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित यानी कि बढ़ावा देने के लिए। अगर किसी भी संस्था में या फैक्ट्री में या कोई भी जगह में 30 से अधिक महिला हैं तो वहाँ पर शिशु सदन होना चाहिए। शिशु सदन का मतलब क्या, तो शिशु मतलब बच्चा, सदन का मतलब होता है घर। यानी कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो बच्चे हैं वो वहाँ पर जो महिलाओं के जो बच्चे होंगे छोटे छोटे वो वहाँ पर खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। ऐसी कई महिलाएं होती हैं जो कि रेगुलर काम पर जाती हैं यानी कि नियमित रूप से काम पे जाती हैं, लेकिन परंतु उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल 10 साल के होते हैं, तो उनके लिए शिशु सदन आवश्यक रूप से बताया गया है, सरकार के द्वारा होना चाहिए। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? पात्र पर, ताड़पत्र पर, कागज पर या लकड़ी की तख्ती पर? तो यहाँ पर ताड़पत्र पर भी बनाए जाते थे, लकड़ी की तख्ती पर भी बनाए जाते थे। पात्र का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बर्तन। क्या बर्तन पे बनाए जाते थे? नहीं, कागज पर बनाए जाते थे। ये करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पर गलत होगा। ए को छोड़कर यहाँ पर आपका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 4 बी सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहूँगा। BCD तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया। जो पांडुलिपियाँ थी प्राचीन काल की, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते, क्या बोलते, मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, पांडुलिपि जो थी, ये प्राचीन काल में ताड़पत्र पर ही लिखी जाती थी। किस पर? ताड़पत्र पर ही लिखी जाती थी। भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, भुर्ज नामक पेड़ की छाल, जो वृक्ष की छाल थी उस पर भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर 20 रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआती बिंदु बना? जेंडर अधिकार आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन का शुरुआती बिंदु बन गया था रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना, है ना। तो उसने आंदोलन कौन सा शुरू कर दिया? नागरिक अधिकार आंदोलन, जो कि शुरू कर दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। ये तो गलत कह दिया गया है। जो राज्य होता है ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है ना। धार्मिक मामलों में राज्य अपना हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए पहला गलत है। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। क्या कर नहीं सकती है? बिल्कुल कर सकती है, राज्य कर सकती है। ये यहाँ पर गलत कह दिया गया है। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना कर सके, ये बात सही है। तो यहाँ पर गलत कौन कौन सा है? AC तो आपका गलत हुआ। C और A जिन जिन में होगा उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ से हटाओगे, बचेगा आपका BD। तो B और D इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, B और D। क्वेश्चन नंबर 22 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है? सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23 न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिख, पारसी, मुस्लिम या ईसाई? राइट आंसर होगा मुस्लिम समुदाय, ठीक है ना। मुस्लिम समुदाय से संबंधित है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी 2005, मुस्लिम समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है? एग्जाम में जो SST पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पेडागोजी के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य पेडागोजी से बिल्कुल अलग तरीके से एसएसटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक स्रोत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और द्वितीयक स्रोत से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा है प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है, यानी कि गलत वाले आपको यहाँ पर चुन करके बताने हैं। मौसम की दैनिक जानकारी का संग्रह, ये तो आता है किसी भी चीज की जानकारी का संग्रह करना या समीक्षा करना, वो आती है द्वितीयक में। किस में आती है? द्वितीयक में आती है। वहीं भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा करना, समीक्षा भी आपके द्वितीयक में ही आ जाएगी। तो ये दोनों आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो कि प्रत्यक्ष होता है, ये आपका प्राथमिक में आ जाएगा। किसमें? प्राथमिक में आ जाएगा। हड़प्पा के नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप मिला है हड़प्पा कालीन में, तो ये भी आपके प्राथमिक में आ जाएगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। नीचे वाले आपके दो प्रत्यक्ष है यानी कि प्राथमिक है। आपको प्राथमिक स्रोत नहीं वाला बताना है, यानी कि प्राथमिक स्रोत के बारे में गलत वाले बताने हैं। गलत आपके ऊपर वाले दो हो गए, ए और बी। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ए और बी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट प्रणाली से तात्पर्य है व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना और उससे बुना हुआ सामान कपड़ा लेना। तो पहला वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट प्रणाली यानी कि सिस्टम जो है, दादन प्रणाली जो सिस्टम है, ये क्या है? इसमें आपके क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल सरल शब्दों में बताना चाहूँ। जो व्यापारी होता है, सबसे पहले व्यापारी बुनकर को कच्चा माल दे देता है और बुनकर जो होता है उस माल को बना देता है कपड़े में, फिर कपड़ा दोबारा व्यापारी उससे ले लेता है बिल्कुल कम कीमत पे। तो वही एक प्रकार की दादन व्यवस्था यानी कि पुटिंग आउट प्रणाली कहलाती है। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? रंगभेद सरकार तो खत्म हो चुकी थी, ये तो गलत है। अल्पसंख्यक सरकार नहीं बनी थी, ना ही राजतांत्रिक सरकार बनी, बल्कि लोकतांत्रिक सरकार बनी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेमोक्रेसी सरकार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, सबसे उचित विकल्प चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान की अध्यापक या अध्यापिका की जो भूमिका होती है, मुख्य तौर पर जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना, शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण दिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास से शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। रटना तो गलत होता ही है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। ठीक है ना, यही वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा कराना सबसे बेस्ट तरीका होगा मस्जिद को समझने के लिए, है ना। अगर आप लोग बच्चों को जाकर के मस्जिद या मंदिर दिखा देते हो तो उसके बारे में बच्चे अच्छे ढंग से यहाँ पर जान लेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर गलत वाला बताना है। केवल किसको छोड़कर के सामाजिक विज्ञान प्रोत्साहित करता है? यथा स्थिति बनाए रखने को, स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, ये तो सही हो जाएगा।
इसको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा केवल इसको छोड़कर, किसी भी चीज को छोड़ दो तो प्रोत्साहित, यहाँ मतलब कि प्रोत्साहना यहाँ पर बढ़ती है। शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क, तर्क तो यहाँ पर सही होगा। इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, यह भी करेक्ट होगा। पहला वाला गलत है। यथा स्थिति बनाए रखना, जो कि यथा स्थिति को छोड़कर ही सामाजिक विज्ञान में समसामयिक समझ को विकसित या बढ़ावा या प्रोत्साहित किया जा सकता है, यथा स्थिति को बनाए रखने को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 30, स्रोत। थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ा सकता है? अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना, स्रोत पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना तो गलत होता ही, आपको पता ही होगा। प्रश्न पूछना और सूचना के दोष में अभिवृद्धि करना, तो सी यहाँ पर गलत है। सी जिन जिन में होगा सबसे पहले आपको उसको यहाँ से काट देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना भी चाहिए। यहाँ पर लिखा है अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना, किसी भी चीज से बचना थोड़ी ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। इसलिए पहला भी यहाँ पर कट गया। पहला जिन जिन में ए है वो भी यहाँ पर उसकी भी छुट्टी कर दी मैंने। बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला बी एंड डी। बी एंड डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देते हैं या देती है, तब वह किसको बढ़ावा दे रही है या दे रहा है? विविधता को, रूढ़िवाद धारणा को, बहुसंस्कृतिवाद को या पंथ निरपेक्ष को? राइट आंसर होगा रूढ़िवाद धारणा। रूढ़िवाद धारणा एक प्रकार की छवि में बांध देना ही होता है, ठीक है ना, जो कि रूढ़िवाद धारणा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था, किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन भी, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। ये एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, यानी कि दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझाऊंगा सिंपल शब्दों में बिल्कुल। तो एक शब्द, ये यहाँ पर दोनों आपके सही है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। तो एक व्यक्ति हुआ मिनहाज ए सिराज, जो कि इतिहासकार भी था। इसने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था उत्तर भारत के लोगों के बारे में। उत्तर भारत में इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं हिंदुस्तान शब्द से संबंधित, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो यहाँ पर आपको मिनहाज ए सिराज के बारे में इतना याद होना चाहिए, किस क्षेत्र के बारे में उसने बताया था, किस क्षेत्र के बारे में बताया था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना वाले क्षेत्र, हरियाणा वाले राज्य को इसने हिंदुस्तान बोला था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे आपको बताऊंगा और एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बाबर। बाबर की बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहा। ये बात मैंने आपको बताई बाबर की। ये बाबर वाला यहाँ पर कथन है जिसने उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी को शामिल करके बताया था, ठीक है ना। तो इसने इसको हिंदुस्तान बोला। वही मिनहाज ए सिराज ने उत्तर भारत, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया था। और एक कवि हुआ था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द में से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो का कुछ अलग ही यहाँ पर मानना था। तो इतना मैंने आपको बताया बाबर और
मिनहाज इशराज के बारे में। दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल यानी कि अतीत में उन शब्दों के अलग अर्थ हुआ करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, मिनहाज इशराज ने पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना वाले क्षेत्र को ही हिंदुस्तान बोल दिया, बल्कि बाबर ने हिंदुस्तान उस क्षेत्र को बोला, पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों को बोला, ठीक है ना, उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र को इसने हिंदुस्तान बोला। वही मिनहाज इशराज ने उत्तर भारत के क्षेत्र को ही हिंदुस्तान बोला। तो ये अलग अलग अर्थ हुआ करते थे अतीत काल में, तो इसलिए इतिहासकार को सावधान रहना जरूर चाहिए, ठीक है ना। इसलिए दोनों कथन यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 33, कथन ए, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर के आते हैं। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। जो सोशल साइंस जो होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, इसका जो सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है, ये विस्तृत होने की इसमें संभावना रहती है, क्योंकि नए नए मुद्दे इसमें ऐड होते रहते हैं। जो बच्चे आते हैं ना, अनुभव को लेकर के आते हैं अपने साथ बाहरी दुनिया के, इसलिए दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन, कथन ए, इतिहास मिथ्या है, इतिहास झूठा है। क्या इतिहास झूठा है? आप ही लोग बताओ कि इतिहास मिथ्या है या झूठा है। तो आप कहोगे कि सर ये तो गलत है, इतिहास कैसे झूठा है, ये तो गलत है। कथन बी, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित होता है। इतिहास किस पर आधारित होता है? स्रोत, सोर्स पर आधारित होता है। बगैर स्रोत के इतिहास को समझना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बिना स्रोत के ही इतिहास को लिखा नहीं जा सकता। इतिहास को लिखने के लिए स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत है। पहला गलत यानी कि ए गलत है किंतु बी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अर्थशास्त्र, राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान के लिए, इतिहास के लिए या समाज शास्त्र के लिए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इतिहास। जो हिस्ट्री होती है, क्या होती है? जो हिस्ट्री होती है उसमें आपके मानचित्र भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं। अगर सिर्फ मानचित्र मेरे दोस्त दे दिया जाता तो मानचित्र में तो आपका भूगोल भी आ जाता है और आपका इतिहास भी आ जाता है, परंतु जो सिक्के आते हैं, जैसे आहत सिक्के की मैं बात करूं, सबसे प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जानते हैं? आहत सिक्कों के नाम से सबसे प्राचीन सिक्कों को जाना जाता है। सिक्के हो गए, मुहर हो गए, है ना, तो ये किस में आते हैं? और आपकी जो पांडुलिपियां हो गई, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके किस में आते हैं? इतिहास में ही आते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हिस्ट्री। मानचित्र, सिक्के, समय रेखा शिक्षण सबसे उपयुक्त किस में है? ये इतिहास में सबसे उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। वृद्ध लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है। समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर सबसे उपयुक्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4 वाला। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है समुदाय, समाज शास्त्र में या सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है रूढ़िवादी धारणा के बारे में। 3 आपके यहाँ पर होंगे, 1 नहीं होगा, उसी को ढूंढ करके आपको बता देना है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये तो रूढ़िवाद चित्रण है, क्योंकि महिला ही तो लिपस्टिक लगाएगी, उसी लिए तो मेकअप करेगी। तो ये बात यहाँ पर सही है, रूढ़िवाद मतलब कि चित्रण की आपको नहीं वाला यानी कि गलत ढूंढना है। आगे यहाँ पर है, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। एक महिला को यानी कि उसका जो पति है, हस्बैंड है उस महिला का ना,
उसका हस्बैंड उसको गाड़ी चला करके छोड़ता है महिला को ऑफिस में, तो यहाँ पर पुरुष ही गाड़ी चलाने का काम करते हैं। ये एक रूढ़िवाद चित्रण यहाँ पर किया गया है। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, चाय माँ ही तो बनाती है सुबह, तो माँ का विज्ञापन कर दिया गया, ये भी रूढ़िवादी को दिखाने के लिए किया गया है। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये आपको ये मतलब कि एक रूढ़िवादी चित्रण इसमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इसमें से कौन है? रास सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई, रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज अली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? रुकैया होगा ना, रुकैया सखावत हुसैन, जो कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मुमताज अली ने क्या कहा था? कुरान का हवाला देकर कहा, कुरान आयतों की हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कुरान के अकॉर्डिंग कहा था किसने? मुमताज अली बेगम ने कहा था। पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी? पुणे में की थी। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में की थी इन्होंने ही। ये आपकी संस्कृत की विदुषी थी, यानी कि संस्कृत की प्रकांड विद्वान महिला थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि प्रदान करी गई थी। मुमताज अली यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई गई है। बात थी 1770 के दशक की। उस दौरान बंगाल में ना एक भयानक अकाल पड़ा था, लोगों की मौत हुई थी लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ लोग यहाँ पर खत्म हो चुके थे, यानी कि मौत के घाट उतर चुके थे। 1/3 जनसंख्या जो थी बंगाल की, वो यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। इसलिए दोनों यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट थे, दोनों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।